गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मुझे आशा है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपने बहुत मेहनत की है। तो चलिए हम हाई स्कूल के गणित के पेपर कोड 822 CA के ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न हमें एलसीएम लेसे और मैचे का दिया गया था, जिसमें दिया गया है कि यदि 99 और 153 का एचसीएफ 9 है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं अगर हमें एचसीएफ दिया होता है और एलसीएम निकालना होता है तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे जो हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें एचसीएफ यानी 9 से हम भाग करेंगे 99 में, तो यहाँ पे 11 आएगा। 11 की हम जब 153 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1683। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। यदृच्छा एक गेंद निकाली गई है, उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल बटे कुल। ठीक है, तो यहाँ पर कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है हमारी 5। अनुकूल मतलब वो नीली गेंद की बात कर रहा है, तो नीली गेंद है हमारे पास 2, तो 2/5। तो इसकी प्रायिकता सिंपल ही होगी हमारी 2/5। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को हम CF से प्रदर्शित करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसमें 1 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 20 और 3 23। फिर हम क्या करते हैं? इस 23 यानी n की वैल्यू को आधा कर देते हैं। 23 का आधा होगा 11.5। अब 11.5 हम देख रहे हैं कि 1 में मैच नहीं हो रहा, 6 में मैच नहीं हो रहा, 14 में मैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो माध्यक वर्ग होगा वो 8 से 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दी गई बहुलक कौन कौन सी बारंबारताएं दे रखी है, उनमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 23। इसके सामने दिया गया वर्ग अंतराल ही आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चीज हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब हम सिक्के को जब उछालते हैं उसमें टोटल 2 पहलू होते हैं, यानी कुल यानी 2, और हेड 1 होता है तो 1/2। सिंपल सी प्रायिकता होती है कि इसमें हेड और टेल दोनों ही 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें 1/2 हेड की होती है, 1/2 टेल की होती है। इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। उसके बाद है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर हम 144 के गुणनखंड की बात करें तो इसके 16 गुणा 9, 16 नहीं में 144। 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 और 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणन होंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याएं 54 और 336 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 तरीके हैं। या तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 54 दे रखा है, 54 के गुणनखंड हम करेंगे तो क्या आएंगे? फैक्टर कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2 याद आएगा हमारा 27 दूनी 54, फिर 3 3 और 3 बार। ठीक है, इसी तरीके से हम 336 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 336 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 ही कम 2, 2 छंग 12, फिर एक बचेगा 2 छंग 12। फिर हम क्या करेंगे? इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे इसमें सबसे लास्ट में आएगा 2 8 16, सॉरी कितना आएगा? 2 8 16 यानी 168। उसके बाद हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 5 15, 3 छंग 18। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या कॉमन आएंगी वो केवल 2 और 3 आएंगे। इसको आगे भी कर सकते हैं आप गुणनखंड, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 2 कॉमन गुणनखंड आएंगे, 2 और 3। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6। यानी ये 54 और 636 जो 336 जो हैं वो 6 से हमारा पूरा डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, इसमें क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर देते हैं। इस तरीके से जो भी शेषफल बचता है उसको फिर हम 54 में भाग करेंगे, फिर जो भी शेषफल बचेगा फिर उसके भाजक में भाग करेंगे। इस तरीके से जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाता है वो संख्या आएगी यहाँ पर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अगर हम देखें ये x अक्ष y अक्ष हमने दिखा रखे हैं। अगर हमें कोई बिंदु 3,4 लेना हो तो x अक्ष पर चलेगी दूरी 3। तो बिंदु यहाँ पर अगर हम माने तो यहाँ पर 3,4 होगा, जिसमें x अक्ष पर चलेगी दूरी 3 होती है, y अक्ष पर चलेगी दूरी यहाँ पर 4 है। अगर इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालें तो y अक्ष के समांतर और बराबर होगी। इसका मतलब अगर x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो हमेशा y वाला ऑप्शन उसका आंसर होता है, यानी आंसर आएगा इसका 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 के मूल ज्ञात कीजिए। अगर इसके मूल ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसके मूल हैं, कैसे हैं? वास्तविक नहीं है, वास्तविक के बराबर है, वास्तविक को भिन्न है। इसका मतलब व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आप देख रहे हैं abc की वैल्यू तीनों ही प्लस है। a का मान यहाँ पर 3 है, b का मान यहाँ पर 5 है और c का मान यहाँ पर 3 है। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस के 4 × 3 × 3। आप देख पा रहे हैं 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, सॉरी 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 25 - 36, यानी जो भी आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है माइनस में। तो माइनस का मतलब होता है कि वो वास्तविक नहीं है, यानी वो काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण इतने का हल होंगे, कैसे हल होंगे इसके? ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें देखो जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसकी वैल्यू इसमें रख के देख लेते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि दोनों समीकरणों को आप देख रहे हैं इनमें गुणांक समान है तो इनको एक आपस में एक बार जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और x और x 2x हो जाएंगे
तो 2x = आ जाएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 यानी x = 2। अब x = 2 हमें कहाँ दिख रहा है? x = 2 हमें कौन से में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब यही इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है 6 और 2। 6 और 2 को आपस में जोड़ें तब तो 8 बैठ रहा है, लेकिन 6 में से अगर 2 को अंतर करेंगे तो 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 5 और 3, सॉरी ये आंसर माइनस में नहीं है, प्लस में है 5। अगर 5 और 3 को जोड़ते हैं तो योगफल आ गया 8 और 5 में से 3 घटाते हैं तो आ गया 2, यानी ये वाला आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो a का मान है वो है हमारा 10, और अगर हम d की वैल्यू निकालें तो t का मान है -3, क्योंकि हर बार 3 माइनस हो रहा है, तो a का मान हो गया 10 और d का मान हो गया -3। अगर हमें 20वां पद निकालना है तो 20वें पद का मान होता है a + के 19d। ठीक है, तो a का मान मतलब 10, फिर 19 × 3, वो भी 3 है माइनस का, तो 19 दिया 57, तो 57 माइनस का आएगा। 10 में से 57 को माइनस करेंगे तो माइनस का 47 बचेगा, इसका मतलब आंसर इसका -47। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हो सकती है, कितनी होगी? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक भुजा दे रखी है 5, एक दे रखी है 13, और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय बनती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 13 है वो हमारे लिए कण है, और इस 5 को हम लंबी आधार मान लेंगे, तो इसके साथ जो पेयर बनता है पाइथागोरस प्रमेय का वो बनता है 12, क्योंकि हम जानते हैं 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, और यहाँ पर 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है, और 25 में हम कितना जोड़ें कि वो 169 बन जाए, तो आएगा 144, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो यहाँ पर केवल पाइथागोरस प्रमेय ही यूज़ हो रही है, और पाइथागोरस ट्रिक जिसमें बन रही है वही इसका आंसर होगा, 5, 13 और 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखने में प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अगर हम दो घनों को आपस में मिलाकर रखते हैं तो होगा क्या उसकी केवल लंबाई डबल हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 7 दूनी 14, और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी 7 ही रहेगी। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का, क्योंकि दो घन आपस में मिलकर घनाभ बना लेते हैं। अगर हम दो घन को आपस में सटाकर रखेंगे अगर हम दो घन को आपस में सटाकर रख दें तो वो क्या बनाएंगे? वो एक घनाभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घनाभ। अगर दो घनों को आपस में सटाकर रख दें तो वो क्या बनाते हैं? घनाभ बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे घनाभ की अगर हम बात करें, जो घन आपस में सटाकर रखे गए हों तो उससे दो घनाभ बनते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से क्या कर दिया गया, आप देख पा रहे हैं नीचे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी केवल, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। इसलिए यहाँ पर हमारा लंबाई 14, चौड़ाई और ऊंचाई 7 रहेगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट L × B, यानी 14 × 7, फिर प्लस 7 × 7, फिर तीसरे में आएगा 7 × 14। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L × B, फिर आता है B × H, और सबसे लास्ट में आता है H × L। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं सभी में से 7 कॉमन आ सकता है, 7 7 7। अगर इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, ये 7 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, 7 बाहर आ जाएगा, और 7 बाहर आने का मतलब हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 7 दूनी 14। ब्रैकेट में कितना बचेगा? 14 + 7 + 14, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 35 × 14। अगर हम 35 × 14 की गुणा करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 35, अगर हम 35 की बात करें तो 35 की गुणा कर लेते हैं। 35 की गुणा क्या आएगी? 35 × 14, 14 × 70, लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, 70 का 0 हो गया, यहाँ से लगा हमारा 7, 14 दिया 42, 42 7 49, इसका आंसर होगा पहला वाला 490 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र पर कोण 30 डिग्री का है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई जो होती है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 और परिधि यानी 2πr। अगर हम इसे वैल्यू रखेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा? थीटा का मान आएगा यहाँ पर 30 से हम 360 को काट देंगे तो यह आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 12 36, यानी नीचे आएगा 12। 2 से हम 12 को काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 1/6। πr, पाई का मान कितना होगा? 22/7, 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान है 21 रख देंगे, तो यहाँ से 7 दिया 21, 3 से हम 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, और 2 से हम 22 को काट देंगे, कितना आ जाएगा? 11। तो इसका सही आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि tan थीटा बराबर a अपॉन बी हो और b sin थीटा माइनस a cos थीटा और अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप इसमें देख पा रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय बनेगी, जिसमें सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। इस समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं tan थीटा का मान दे रखा है a बटे b, यानी a हो गया a और b हो गया b। अगर हम इसमें कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो उसका आएगा a स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी b से a माइनस a से b, यानी b में a से गुणा हो जाएगी, a में b से गुणा हो जाएगी। जब ऊपर a b माइनस a b आ जाएगा तो नीचे आपको कुछ भी आता रहे, लेकिन जब ऊपर a माइनस b जीरो हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot a का मतलब होता है 4/3। अगर हम cot a में से 3 को बटे में ले जाएं तो cot a का मान आएगा 4/3, cot a बराबर 4/3। और हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय बनाएं तो आधार बटे लंब, यानी आधार है 4, लंब है 3, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 4 × 16, 3 × 9, 16 × 9 25, 25 का 5, वर्गमूल आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमसे पूछा गया sec a। sec a क्या होता है, sec a होता है हमारा cos का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण का उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। इसका आंसर क्या आएगा, 5/4। क्वेश्चन नंबर 18, यदि sin 2a बराबर √3/2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि इसमें √3/2 किसका मान होता है, √3/2 साइन में 60 का मान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2a का मान हो गया 60। अगर हम 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो a का मान आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इसी तरीके का है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 cos 3a बराबर 1 है। अगर हम 2 को अपॉन में ले जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलेगी cos 3 थीटा इजिकल टू 1/2। अब हम जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में 60 की वैल्यू होती है। और यहाँ पर दे रखा है 3 थीटा, यानी ये 3 थीटा का मान हमारा कितना है, 3 थीटा का मान 60 है। तो अगर 3 से 60 को काटेंगे तो आंसर आएगा 20, यानी थीटा का मान आएगा 20, यानी 20। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि यदि पी क्यू और बी सी 1:3 है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज होते हैं थेल्स की प्रमेय के अनुसार जो छोटा त्रिभुज है और जो बड़ा त्रिभुज है उनकी भुजाएं 1:3 में है। इसका मतलब जितनी भी छोटी भुजाएं हैं वो सब 1:1 हैं और जो बड़ी भुजाएं वो आपकी 3:3 है। हमसे पूछा गया है पी बी और हमसे पूछा गया है ए पी और बी पी। तो ए से पी तक आप देख पा रहे हैं ये 1 है और बी से पी तक देखना चाहें तो हमें 3 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो आएगा 2। तो इसका सही अनुपात होता है 1:2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। बाकी आप यहाँ से टैली करके अपना स्कोर जान सकते हैं। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।